Subscribe the channel and click the bell icon to get latest update. मॉर्फोलॉजिकल जो चेंजेज हैं, एडाप्टेशंस हैं वो। अब देखिए मॉर्फोलॉजी के अंदर, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, मॉर्फोलॉजी में जो हम देखते हैं वो देखते हैं कि प्लांट के आउटर स्ट्रक्चर में आपको क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो हम देखेंगे रूट है, स्टेम है, लीव्स हैं एंड फ्रूट एंड सीड है, इनमें क्या चेंजेज आपको देखने, क्या ऐसे स्पेसिफिक फीचर्स जो हैं हेलोफाइट में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम रूट के बारे में देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है रूट पार्ट, जो रूट पार्ट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर देखिए स्पेसिफिक जो है हमें स्टडी करना होता है, जैसे कि स्टिल्ट रूट क्या होती है, न्यूमेटोफोर क्या होते हैं, बटरेस रूट क्या होती है, तो ये जो है हेलोफाइट में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि रूट जो है हेलोफाइट के अंदर, जैसे कि हमें पता है, क्योंकि जैसे कि कोस्टल एरिया है तो सलाइन वाटर होगा, तो नीचे जो वाटर है उसमें क्या है, हाई साल्ट कंसंट्रेशन है, और रूट जो है उसमें डिप होती है, रूट उसमें डूबी हुई होती है। ठीक है, और प्लांट जो होता है एरियल होता है, प्लांट पार्ट जो होगा वो हवा में होगा, और रूट जो होती है पानी के अंदर होती है। ओके, अब जो है ये जो कंडीशन है देखा जाए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ड्रॉट कंडीशन दो तरह की हो सकती है, कि फिजिकल भी हो सकता है, फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है, एंड फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल दोनों तरह की हो सकती है। तो फिजियोलॉजिकल जो ड्राइनेस होती है उसमें इसका मतलब ये है कि प्लांट के पास वाटर तो बहुत सारा है, बट प्लांट है उसे यूज़ नहीं कर सकता है। तो सलाइन वाटर के केस में भी इसी तरह की ड्राइनेस होती है कि वाटर तो बहुत ज़्यादा है बट वो प्लांट के लायक नहीं है। ठीक है, बट फिर भी हेलोफाइट प्लांट जो होते हैं वहाँ ग्रो करते हैं, क्योंकि उनमें कुछ अडेप्टेशन जो होते हैं वो देखने को मिलते हैं, तो उन्हें ही हम समझेंगे इस वीडियो के अंदर। तो यहाँ पर सबसे पहले कि रूट जो होगी, जो हेलोफाइट प्लांट है उनके अंदर रूट जो होती है वो स्टिल्ट रूट होती है। तो स्टिल्ट रूट का, स्टिल्ट और प्रॉप रूट जो होती है वो फोटो के अंदर आप देखिए कि किस तरीके से जो ट्रंक का जो होता है, प्लांट का जो तना होता है उसके निचले हिस्से से जड़ें जो होती है निकलती है, रूट जो होती है इस तरीके से निकलती है और ज़मीन में फिक्स हो जाती है। तो ये जो स्टिल्ट रूट होती है वो प्लांट को स्टेबल करती है, क्योंकि प्लांट जो है हेलोफाइट कैसे हैं कि वाटर के पास में, तो वहाँ वाटर का फ्लो भी ज़्यादा रहता है, तो प्लांट को स्टेबल करने में स्टिल्ट रूट का मेन रोल होता है। तो स्टिल्ट रूट जो होती है उनका फंक्शन क्या है, प्लांट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने का, और ये जो होती है ट्रंक का जो निचला हिस्सा होता है उससे ये निकलती है। ठीक है, तो इस तरीके से निकलेगी और ग्रो करेगी और नीचे ज़मीन में जो होती है फिक्स हो जाती है। फंक्शन क्या है, प्लांट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने का। तो स्टिल्ट और प्रॉप रूट। नेक्स्ट है अपने पास में न्यूमेटोफोर। तो न्यूमेटोफोर देखिए, न्यूमेटोफोर क्या है, इन्हें रेस्पिरेटरी रूट भी कहा जाता है। ठीक है, न्यूमेटोफोर जो है रेस्पिरेटरी रूट भी है, क्योंकि ये रेस्पिरेशन का काम करती है। ठीक है, ये तो क्या है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, और ये क्या है, रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करती। अब पहले तो ये हमें समझना चाहिए कि सलाइन वाटर है, रूट ग्रो कर रही है, अंदर नीचे की तरफ है, तो वहाँ पर पानी कम है क्यों? ठीक है, क्योंकि ये जो मिट्टी भी जो है वो भी क्या है, जो पानी है उससे रुका हुआ रहता है, जिसे हम वाटर लॉग्ड लैंड कहते हैं, क्योंकि इसमें पानी का जमाव रहता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जब सॉइल के अंदर पानी का जमाव रहता है तो जो पोर्स होते हैं उसमें ज़्यादातर क्या रहेगा, पानी रहेगा। तो ऐसी कंडीशन में वहाँ पर गैस नहीं आ पाएगी। ऑर्डिनरी कंडीशन जैसे कि हमारा लैंड पार्ट होता है, तो वहाँ पर जो सॉइल होती है, प्लांट जहाँ ग्रो करता है नीचे सॉइल है, तो सॉइल के आसपास, जैसे कि सॉइल के चारों पोर भी होते हैं जिसके अंदर वाटर भी रहता है और गैसेस भी रहती है, तो वो रहता है। ठीक है, और प्लांट जो होते हैं वहाँ से गैस ले भी लेते हैं। ठीक है, उन्हें ऑक्सीजन भी मिल जाएगी ईजीली वहाँ से। बट जो और जो ये वाला एरिया है हेलोफाइट वाला, वहाँ पर क्या है, वाटर लॉग्ड है, तो पूरी मिट्टी गीली होगी, और ऐसी कंडीशन में पोर जो होते हैं वो वाटर से ज़्यादातर फिर भरे हुए होते हैं। तो ऐसी वजह से, इस वजह से वहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन और अदर जो गैसेज हैं उनका अमाउंट कम होता है। तो इस वजह से प्लांट जो होता है उसे ऑक्सीजन मिल ही नहीं पाती है। जब ऑक्सीजन मिलेगी नहीं तो प्लांट जो रूट्स हैं उन्हें ऑक्सीजन चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में रूट जो होती है वो क्या करती है, नेगेटिव जियोट्रॉपिक होके, अगर नीचे की तरफ जाती है तो पॉजिटिव जियोट्रॉपिक होती है, अगर ऊपर की तरफ आती है तो उसे नेगेटिव जियोट्रॉपिक कहते हैं। तो रूट जो होती है वो ऊपर की ओर निकल आती है, तो निकल कर जो है ज़मीन से ऊपर आ जाती है। और आपको जैसे कि ये पैग लाइक स्ट्रक्चर, जैसे कि हम पशु को बांधने के लिए खूंटा लगाते हैं, तो इस तरीके से ज़मीन पर इस तरीके से पैग लाइक स्ट्रक्चर के तौर पर आपको दिखाई देगी। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर बाहर निकल के आ जाती है, इन्हें हम क्या कहते हैं, न्यूमेटोफोर
ठीक है, या रेस्पिरेटरी रूट। ये समझने के बाद में अब हमें ये देखना होगा कि जो न्यूमेटोफोर है उसमें क्या है, कोई स्पेसिफिक कोई स्ट्रक्चर है क्या है जिसकी वजह से रेस्पिरेशन हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो रेस्पिरेटरी रूट होती है उस पर आप देखिए कि जो यहाँ पर न्यूमेटोफोर है उस पर लेंटिसेल होते हैं, लेंटिसेल या जिन्हें हम जो है निमेटोथॉड भी कहते हैं। लेंटिसेल और निमेटोथॉड दोनों ही यहाँ टर्म यूज होती है इसके लिए। तो स्पेसिफिक लेंटिसेल जो है वो क्या है, लेंटिसेल फोटो के अंदर देखिए लूजली अरेंज्ड कॉर्क सेल है, ठीक है। लेंटिसेल जो है वो लूजली अरेंज्ड कॉर्क सेल है, और ये जो कॉर्क सेल होती है वो लूजली अरेंज होने की वजह से इनसे गैसेज जो होती है वो इजीली जो रूट के अंदर एंटर हो जाती है। तो न्यूमेटोफोर के अंदर जो है लेंटिसेल के थ्रू जो है गैसेज जो होगी एंटर होगी, ठीक है। और अंदर आने के बाद में क्या होता है, स्पॉन्जी टिश्यूज होते हैं, कॉर्टेक्स जो होता है वो स्पॉन्जी टिश्यूज का मिलकर बना होता है, और उसके थ्रू जो है रूट तक जो है इंटरनल जो रूट है, नीचे की सरफेस तक जो रूट है उन तक जो है गैस है वो इजीली पहुंच जाती है। तो इस तरीके से जो ऑक्सीजन का सर्कुलेशन होता है बाय लेंटिसेल, लेंटिसेल के थ्रू स्पॉन्जी, और स्पॉन्जी से फिर जो नीचे की तरफ जो रूट्स हैं ग्राउंड लेवल पर उन तक जो है ऑक्सीजन पहुंच जाती है, और इस तरीके से रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। तो न्यूमेटोफोर जो है इसके बारे में आपको ये याद रखना है कि ये रेस्पिरेटरी रूट होती है, ठीक है, और इन पे लेंटिसेल होते हैं जिसके थ्रू जो है ऑक्सीजन जो होती है एंटर होती है, ठीक है। ये समझने के बाद में अब जो है हमें समझना है कि बटरेस रूट क्या होती है। बटरेस जैसे कि ये वर्ड है बटरेस जो होती है, आप देखिए फोटो में कि आमतौर पे जैसे कि बड़े बड़े फोर्ट बनाए जाते थे या कोई बहुत ज़्यादा ऊंची दीवार बनाई जाती है, तो उनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए उनके साथ में एक और दीवार इस तरीके से खंबे टाइप में बनाए जाते हैं। जैसे कि ये दीवार है और इसके सपोर्ट के लिए इस तरीके से लगा दिया जाता है, या कई बार जैसे हम खंबे देखते हैं तो खंबे को भी इस तरीके से बांधा जाता है। तो यहाँ पर दीवार है, दीवार के साथ में इस तरीके से छोटे छोटे मतलब पिल्लर टाइप बोल सकते हैं, पिल्लर लगा दिए जाते हैं, तो इन पिल्लर्स को बटरेस कहा जाता है। तो जो मैंग्रोव जो है या जो हेलोफाइट प्लांट है उनके साथ में भी क्या होता है, उनका जो ट्रंक होता है उसके निचले हिस्से से, ठीक है, ज़्यादा नीचे तो नहीं, बीच मिड सा बोल सकते हैं, मिड जो है या मिड से भी नीचे की तरफ से इस तरह की जो बटरेस रूट होती है वो ग्रो करती है और नीचे तक आ जाती है, ठीक है, और ज़मीन में फिक्स हो जाती है। तो वो प्लांट को क्या करती है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है गिरने से, ठीक है, प्लांट को गिरने से रोकती है। तो इसी इनकी स्ट्रक्चर बटरेस जैसी है, इसी वजह से इनको क्या कहा जाता है, बटरेस रूट, ठीक है। तो ये थे रूट के फीचर्स कि भाई हेलोफाइट प्लांट है उनमें रूट किस तरह की हो सकती है। तो स्टिल्ट रूट है जो कि स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, निमेटोफोर रेस्पिरेटरी है, और बटरेस रूट जो है ये भी क्या है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। जब रूट देखने के बाद में अब हम देखते हैं स्टेम। तो स्टेम जो होता है हेलोफाइट प्लांट का सक्यूलेंट टाइप का होता है, सक्यूलेंट होता है, उनमें जो है चेम्बर्स होंगे जिनके अंदर वाटर भी स्टोर रहता है। इसी तरीके से जो म्यूसिलेज जो है वो भी आपको देखने को मिलेगी। तो स्पेसिफिक आपको याद यही रखना है कि जो स्टेम जो होते हैं हेलोफाइट प्लांट के कैसे होते हैं, सक्यूलेंट। ओके, ये समझने के बाद में हम देखते हैं लीव्स, ठीक है, कि भाई जो लीफ होगी वो किस तरह की होगी। तो जो हेलोफाइट प्लांट हैं, ठीक है, और जिनका जो मेन पार्ट जो मेन पोर्शन है, जैसे रूट तो है वो मड के अंदर है, इसके अलावा जो ऊपर का पोर्शन है वो एरियल है। तो उस केस में होता क्या है कि जब लीव्स जो होगी एरियल होगी तो उनके अंदर आपको ये जो फॉलोइंग फीचर्स हैं देखने को मिलेंगे। उनकी जो लीव्स होगी वो कैसी होगी, थिक होगी, एंटायर होगी, मतलब कटी फटी नहीं होती है, सक्यूलेंट होती है, स्मॉल साइज की होगी एंड ग्लासी होगी इन अपीयरेंस, ठीक है, ताकि ग्लासी से ताकि जो है ट्रांसपिरेशन वगैरह की प्रोसेस को कम किया जा सके, क्योंकि जो हेलोफाइट प्लांट होते हैं उनमें ट्रांसपिरेशन जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। तो ग्लासी जो है एक तरीके से लेयर होती है, वैक्स की बोल सकते हैं इनकी लीव्स पे, जो कि क्या करेगी, इन्हें प्रोटेक्ट करेगी कि भाई बाहर से जैसे कि साल्ट आ भी रहा है, क्योंकि सलाइन वाटर है आसपास समुद्र का, तो उससे भी अगर साल्ट कोई आता है तो उससे भी प्रोटेक्ट किया जा सकता है। तो लीव्स के केस में थिक, एंटायर, सक्यूलेंट, स्मॉल एंड ग्लासी इन अपीयरेंस, ये जो फीचर्स हैं आपको लीफ के केस में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास में फ्रूट। फ्रूट में देखिए आप क्या होगा, फ्रूट पे ज़्यादा नहीं है, बट फ्रूट में ये याद रखना है कि फ्रूट जो होते हैं वो कैसे होते हैं, लाइट वेट होते हैं।
लाइट वेट इसीलिए क्योंकि पानी में और अगर फ्रूट गिरता भी है तो दूर तक जा सके, ठीक है, इसीलिए लाइट वेट। अगर भारी होगा तो क्या होगा, डिप हो जाएगा, डूब जाएगा। तो फ्रूट जो होता है लाइट वेट होता है। नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट है इसमें, विविपेरस मेथड ऑफ सीड जर्मिनेशन। तो यहाँ जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो यही है, एक तो निमेटोथोड ये पूछा जाता है, ये भी, और विविपेरस मोड ऑफ सीड जर्मिनेशन, ठीक है। इसका जो मीनिंग होता है उसका मीनिंग ये है कि विविपेरस मोड का, कि भाई इसमें जो है सीड, ये माना जाता है, साइंटिस्ट ये मानते हैं कि अगर सीड जो होता है अगर वो डायरेक्ट सलाइन वाटर में गिर जाता है तो उसके जर्मिनेशन के चांसेस कम है, ठीक है, तो जर्मिनेशन नहीं हो पाता है। तो इनमें क्या है, इस तरह का मॉडिफिकेशन या एडाप्टेशन कह सकते हैं कि वो होता है जिसकी वजह से जो सीड होता है वो सलाइन वाटर में गिरता ही नहीं है, ठीक है। ये कैसे पॉसिबल है कि भाई सीड जो है वो सलाइन वाटर में गिरे ही नहीं। होता एक्चुअली ये है कि जब सीड जो होता है फ्रूट के अंदर होता है, ठीक है, उसी दौरान, ठीक है, जब फ्रूट जो है, सीड जो है फ्रूट में है, और जैसे कि आप फोटो में देख रहे हैं कि जो सीड जो है फ्रूट में है और उसी दौरान ही सीड का क्या हो जाता है, जर्मिनेशन, ठीक है। हम देखते हैं कि जो है सीड के अंदर एम्ब्रियो होता है, और एम्ब्रियो जब है टॉर्पीडो स्टेज में आ गया, टॉर्पीडो के बाद में वो जर्मिनेट ही हो जाता है, ठीक है। जर्मिनेट होकर वो क्या बना लेगा, हाइपोकोटाइल, ठीक है। तो यहाँ मेन पॉइंट ये याद रखने वाला है कि हाइपोकोटाइल बनाता है। बट इससे पहले जैसे कि इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम फिर से, कि विविपेरस मोड क्या है, कि जर्मिनेशन ऑफ सीड व्हाइल द फ्रूट आर स्टिल अटैच्ड टू मदर प्लांट। तो पहले ही जर्मिनेट हो जाएगा, गिरने से पहले ही, ठीक है। अब यहाँ एक समझने वाली बात एक और है, जैसे कि आप फोटो में देख रहे हैं कि टॉर्पीडो के बाद में जर्मिनेट होगा। हम ये तो जानते हैं कि विविपेरस का मतलब क्या है, कि सीड जो होता है वो गिरने से पहले ही, कि भाई पानी में गिरे उससे पहले ही वो क्या हो जाता है, जर्मिनेट हो जाता है। मतलब प्लांट पे लगा हुआ है, फ्रूट के अंदर है सीड, और उसी दौरान ही जर्मिनेट हो जाएगा, और जर्मिनेट होने के बाद में वो पानी में गिरता है। हम ये तो जानते हैं जर्मिनेट होता है, बट जर्मिनेशन की कौन सी स्टेज, ठीक है, वो हम इसमें आप अच्छे से देखिए। टॉर्पीडो स्टेज आने के बाद एम्ब्रियो डेवलपमेंट की जो मैच्योर स्टेज है टॉर्पीडो के बाद में हाइपोकोटाइल बनेगा, ठीक है। यहां पर एपिकोटाइल नहीं बनता है, हाइपोकोटाइल बनता है, और हाइपोकोटाइल बनेगा तो वो क्या करेगा, रेडिकल का डेवलपमेंट करेगा, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मूलांकुर। तो रेडिकल का डेवलपमेंट होगा, रेडिकल इतना लंबा होगा कि वो 50 से 80 सेंटीमीटर तक, जैसे कि हम बोलते हैं 50 to 80 सेंटीमीटर तक, 50 से 80 सेंटीमीटर लंबा होने के बाद में, ठीक है, वो नीचे गिरता है, ठीक है। तो जब फ्रूट जो है, जो सीड जो है वो जर्मिनेट हो चुका है, और उसका जो हाइपोकोटाइल है उससे रेडिकल डेवलप हुआ, और रेडिकल जो है वो 50 to 80 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ठीक है। अब क्या होगा, वो कुछ इस तरीके से गिरेगा। तो गिरता ही कुछ इस तरीके से है कि वो गिरते ही जमीन में फिक्स हो जाता है, ठीक है। और फिर बाद में जो है उससे एपिकोटाइल से जो अपना प्लूम्यूल है वो डेवलप होगा, और इस तरीके से प्लांट डेवलप हो जाता है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर जब वो गिरता है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ हाइपोकोटाइल ही डेवलप होता है, एपिकोटाइल नहीं, ठीक है। तो ये थे इसके मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन। अब देखते हैं एनाटॉमिकल अडेप्टेशंस। एनाटॉमिकल अडेप्टेशंस में हम देखेंगे कि इंटरनल स्ट्रक्चर में आपको क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो हेलोफाइट के देखा जाए तो क्यूटिकल, थिक क्यूटिकल जो है आपको प्रेजेंट मिलेगी, बट कहाँ होगी, एरियल पार्ट जो कि हवा में है, हवा वाला जो पार्ट होगा उस पर आपको थिक क्यूटिकल की लेयर जो है देखने को मिलेगी, ठीक है। थिक क्यूटिकल ऑन द एरियल पार्ट ऑफ प्लांट। नेक्स्ट है इसमें रूट के बारे में एनाटॉमिक मॉर्फोलॉजी में तो हम देख ही चुके कि डिफरेंट रूट जो है इसमें डेवलप होती है। बट जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो न्यूमेटोफोर होती है, न्यूमेटोफोर में आपने देखा था कि लेंटिसेल भी डेवलप होते हैं, तो वो भी जो है देखने में हम बताते हैं कि जब उसमें बताते हैं मॉर्फोलॉजी के अंदर, बट वो एनाटॉमी के अंदर डिस्कस होगा, क्योंकि स्पेशली जो है वो एनाटॉमिकल फीचर है, ठीक है। मॉर्फोलॉजी में हम इतना ही पढ़ते हैं कि इसमें न्यूमेटोफोर रूट्स होती है। जब हम एनाटॉमी डिस्कस करेंगे तो हम न्यूमेटोफोर के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि कैसा होता है। लेंटिसेल होता है, लूजली अरेंज कॉर्क सेल है, उससे एयर जो होती है अंदर क्रॉस होती है,
बाद में स्पॉन्जी कॉर्टेक्स होता है, उसके थ्रू जो है रूट जो है, जो नीचे वाली रूट होती है उन तक जो गैसेस पहुंचती है। तो वो सब क्या है, एनाटॉमिकल है, ठीक है। तो यहाँ पर न्यूमेटोफोर है, और न्यूमेटोफोर के बारे में आपको बताना है कि इसमें लेंटिसेल वगैरह प्रेजेंट होते हैं, लेंटिसेल होते हैं, स्पॉन्जी कॉर्टेक्स होता है, ठीक है। तो ये तो बताना ही है। इसके बाद में आपको देखो एक स्पेसिफिक पॉइंट है यहाँ, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है कि जो न्यूमेटोफोर होते हैं, जैसे कि आपको पता होगा कि स्टेम और रूट में जाइलम की कंडीशन अलग अलग होती है। रूट के अंदर आपको जैसे कि हम देखते हैं कि रेडियल जाइलम अरेंजमेंट मिलेगा, एंड जो इसकी कंडीशन होगी वो कैसी होगी, जैसे कि एंड जो है यहाँ पर जैसे कि एंडार्क है और उसमें क्या होता है, एक्जार्क होता है। तो रूट में आपको रेडियल एंड एक्जार्क जाइलम देखने को मिलेगा, ठीक है। बट यहाँ पर न्यूमेटोफोर जो है रूट है, तो इसमें भी क्या होना चाहिए था, रेडियल होना चाहिए था अरेंजमेंट जाइलम का, और कैसी कंडीशन होनी चाहिए थी, एक्जार्क कंडीशन होनी चाहिए थी, रेडियल एंड एक्जार्क कंडीशन। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, न्यूमेटोफोर में ऐसा नहीं होता है। न्यूमेटोफोर के अंदर जो जाइलम का अरेंजमेंट है एट मैच्योरिटी, जब मैच्योर होता है न्यूमेटोफोर, उस कंडीशन के अंदर आपको जाइलम जो है वो मिलेगा सूट की तरह। जैसे कि सूट में जो जाइलम का अरेंजमेंट होता है, तो सूट के अंदर जाइलम का अरेंजमेंट किस तरह का होता है, कॉन्जॉइंट, कोलेटरल एंड एंडार्क जाइलम, ठीक है। तो यहाँ पर न्यूमेटोफोर अपने आप में एक रूट है, बट उसका जो जाइलम अरेंजमेंट है वो कैसा है, सूट की तरह, ठीक है। कौन सा है, कॉन्जॉइंट, कोलेटरल एंड एंडार्क जाइलम एट मैच्योरिटी, ठीक है। तो ये कंडीशन जो है आपको देखने को मिली। कॉन्जॉइंट का मीनिंग क्या है कि जाइलम और फ्लोएम जो है वो आपको एक ही लेवल पे मिलेंगे, जाइलम फ्लोएम, ठीक है, एक ही लेवल पे मिलेंगे। रेडियल में क्या होता है, जाइलम फिर फ्लोएम, जाइलम फिर फ्लोएम, इस तरीके से। कोलेटरल कि जाइलम और फ्लोएम जो है वो एक दूसरे के साथ में है, ठीक है, कोलेटरल कंडीशन आपको मिलेगी। एंडार्क का मतलब होता है कि जाइलम जो होता है वो अंदर की तरफ है, मतलब प्रोटोजाइलम जो है वो कहाँ की तरफ है, अंदर की तरफ है। एंडार्क का मतलब होता है कि प्रोटोजाइलम जो है वो अंदर की तरफ है, ठीक है, जैसे कैम्बियम है। और जब प्रोटोजाइलम डेवलप हो रहा होता है तो यहाँ पर क्या होगा, मेटाजाइलम होगा, प्रोटोजाइलम जो है वो अंदर की तरफ होगा। तो ये प्रोटोजाइलम, ये मेटाजाइलम है, और ये कैम्बियम है। तो ये क्या है, बाहरी है, आउटर, ठीक है, और ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, पित्त वगैरह होगा, तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर में काउंट होता है। तो जब प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ होता है तो वो एंडार्क कंडीशन होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कॉन्जॉइंट, कोलेटरल एंड एंडार्क जाइलम कंडीशन आपको देखने को मिलेगी न्यूमेटोफोर में, जो कि आपको स्पेशली याद रखना है, ठीक है। इसके बाद में स्टेम। स्टेम जैसे कि मैंने आपको बताया था मॉर्फोलॉजी में भी कैसे होते हैं, सक्यूलेंट होते हैं। यहाँ पर सक्यूलेंट किस वजह से होते हैं, क्योंकि इनके अंदर थिन वॉल्ड पेरेन्काइमा सेल्स होती है, ठीक है। इसकी वजह से स्टेम जो होते हैं वो कैसे होते हैं, सक्यूलेंट होते हैं। साथ ही साथ जो आपको स्टेम पार्ट का जो कॉर्टेक्स पार्ट होता है स्टेम का, उसमें आपको म्यूसिलेज सेल्स भी जो है वो देखने को मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट है इसी में कि जो एपिडर्मिस होगी स्टेम पार्ट की, उसमें आपको टेनिन एंड ऑयल ड्रॉपलेट जो है वो भी आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। टेनिन एंड ऑयल ड्रॉपलेट जो है वो एपिडर्मिस में मिलेगी। कॉर्टेक्स जो है वो कैसा होगा, फ्लैसी होगा। फ्लैसी का मतलब है कि मल्टीपल लेयर में होगा। एंड एक्सटेंसिव लिग्निफिकेशन ऑफ स्टेल, ठीक है। जो जाइलम फ्लोएम वाला जो पार्ट होगा उसमें आपको एक्सटेंसिव लिग्निफिकेशन देखने को मिलेगा, और ये किस वजह से होता है, साल्टी कंडीशन की वजह से, ठीक है। तो ये फीचर्स जो है आपको स्टेम के अंदर देखने को मिलेंगे। सक्यूलेंट स्टेम होगा जो कि थिन वॉल्ड पेरेन्काइमा की वजह से होगा। म्यूसिलेज सेल्स मिलेगी कॉर्टेक्स में। एपिडर्मिस जो होगी उसमें टेनिन एंड ऑयल ड्रॉपलेट देखने को मिलेगी। कॉर्टेक्स फ्लैसी होगा एंड एक्सटेंसिव लिग्निफिकेशन ऑफ स्टेल, ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। एक पॉइंट आपको ये भी याद रखना है कि जो हेलोफाइट प्लांट होते हैं उनका जो स्टेम पार्ट होता है और जो लीफ पार्ट होता है उन दोनों पर ही आपको ट्राइकोम देखने को मिलते हैं। तो काफ़ी डेंस ट्राइकोम होते हैं, ठीक है, जो कि क्या होते हैं, कई तरीके से प्रोटेक्शन करते हैं, ट्रांसपिरेशन को भी कम करते हैं। एंड जो बाहर से साल्ट आ रहा है, साल्ट स्प्रे होता है, तो उससे भी जो है प्लांट को बचाते हैं। तो कई सारे फंक्शंस होते हैं ट्राइकोम के, ये आपको ध्यान रखने। एंड अब जो है लीव्स है, ठीक है। जो लीफ केस में क्या होगा, लीफ जो है इसमें
इंटरनल एनाटॉमी के अंदर लीफ जो है डोर्सीवेंट्रल और आइसोबाइलेटरल दोनों ही तरह की आपको देखने को मिल सकती है। डोर्सीवेंट्रल भी हो सकती है एंड आइसोबाइलेटरल भी हो सकती है, ठीक है। स्टोमेटा जो होंगे, स्टोमेटा जो है यहाँ पर स्पेशली क्या है, प्रोटेक्टेड ही रहेंगे, क्योंकि ट्राइकोम वगैरह रहते हैं तो प्रोटेक्टेड रहते हैं। बट हाँ, सनकेन टाइप के नहीं होते, जैसे कि जीरोफाइट में होते हैं। जीरोफाइट में सनकेन आपको देखने को मिले थे, धसे हुए होते हैं। बट इसमें जो होते हैं हेलोफाइट के अंदर स्टोमेटा जो होते हैं प्रोटेक्टेड होते हैं, बट सनकेन टाइप के नहीं होते हैं। एंड पैलिसेड सेल्स हैं, जो लीफ का जो पैलिसेड पार्ट होगा वो मल्टी लेयर होगा, ठीक है। जैसे कि आपको फोटो में दिखाई दे रहा है, मल्टीपल लेयर में पैलिसेड होगा और उनके बीच में आपको टेनिन एंड ऑयल सेल्स जो है वो आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये है इसके एनाटॉमिकल फीचर्स जो कि आपको देखने को मिलेंगे हेलोफाइट प्लांट के केस में। इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस। अब डिस्कस करते हैं फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस। हेलोफाइट प्लांट के अंदर फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन जो होंगे वो कुछ इस तरीके से होंगे कि वो जो है फिजिकल जो उसकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं वो प्लांट को हेल्प कर सके साल्ट को टॉलरेट करने में, क्योंकि इसमें होगा कुछ इस तरीके से कि साल्ट का अपटेक होता ही है। ऐसा नहीं कि साल्ट को अवॉइड करते हैं, प्लांट साल्ट का अपटेक करता है, बट उसमें कुछ इस तरह की मैकेनिज्म्स होती है जो कि उसे साल्ट से रजिस्ट करती है, साल्ट से बचाती है। इसमें देखिए आप जो है फर्स्ट पॉइंट है कि दिस शो हाई रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन, कि ट्रांसपीरेशन की हाई रेट जो है ये प्लांट शो करेंगे। इसका बेनिफिट ये हो सकता है कि जब ट्रांसपीरेशन ज़्यादा होगा तो साल्ट का अपटेक जो होता है, वाटर तो चाहिए ही इन्हें, तो वाटर भी चाहिए, तो साथ साथ क्या होगा, सारा प्रेशर वगैरह जो है ज़्यादा क्रिएट होगा। ज़्यादा वाटर अपटेक होगा तो ज़्यादा जो है वाटर के अमाउंट भी इन्हें मिलेगी, और साल्ट को ये अदर प्रोसेस के थ्रू क्या कर देते हैं, एक्सक्रीट कर देते हैं, और इस तरीके से अपने आप को बनाए रखते हैं जो हेलाइन कंडीशन होती है उस जगह। नेक्स्ट है इसमें दे शो एक्जुडेशन ऑफ शेप कंटेनिंग साल्ट। इनके अंदर एक्जुडेशन ऑफ शेप, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो जाइलम होता है, जाइलम के थ्रू जो एक्जुडेशन ऑफ शेप होता है, जैसे कि कोई भी प्लांट का पार्ट है कटेड है या लीफ के थ्रू है, तो वहाँ पर आप देखेंगे, अगर लीफ वगैरह देखेंगे तो आपको वहाँ पर ड्रॉप फॉर्म में एक्जुडेशन मिलेगा, ठीक है। तो एक्जुडेशन ऑफ शेप जो है वो होगा, और शेप जो एक्जुडेशन ऑफ शेप की वजह से क्या होगा, साल्ट का जो है सिक्रीशन, जो साल्ट का जो एक्सक्रीशन है वो भी होता रहेगा। तो इस तरीके से साल्ट जो है रिमूव हो जाएगा प्लांट से, ठीक है। तो ये फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन भी आपको देखने को मिलेगा। दे डेवलप मैनी शैलो एब्जॉर्बिंग रूट, इनमें एब्जॉर्बिंग रूट भी होगी कुछ इस तरह की, ताकि जो है साल्ट की कंडीशन से बचा जा सके। एंड लास्ट है एक्टिव एक्यूमुलेशन ऑफ साल्ट इंक्रीजेज द ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ सेल सैप एंड हेल्प देम इन एब्जॉर्ब वाटर ईजीली। तो जैसे कि प्लांट जो है वो हाई साल्टी कंडीशन में है, तो उस कंडीशन में आप देखेंगे कि नॉर्मल प्लांट होगा तो उसमें क्या होगा, हाई साल्ट कंडीशन में वाटर बाहर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में प्लांट नॉर्मल जो हाइड्रोफाइट है या जो प्लांट है वो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते अगर सलाइन वाटर है तो, ठीक है। बट ये जो होते हैं एक्टिवली जो है एक्टिव प्रोसेस के थ्रू क्या करेंगे, वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे, एक्टिव प्रोसेस के थ्रू वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे, जिससे क्या होगा, साल्ट भी आ जाएगा, ठीक है। और उस कंडीशन में क्या होगा, जो कंसंट्रेशन है साल्ट की कंसंट्रेशन सेल्स में इंक्रीज हो जाएगी, और उस कंडीशन में जो है ये वाटर जो है इजीली जो है एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की जो फिजियोलॉजिकल जो चेंजेज है, एडेप्टेशंस हैं, आपको हेलोफाइट प्लांट्स में देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल हमने हेलोफाइट प्लांट्स देखे। तो हेलोफाइट जो प्लांट है उन्हें देखने के बाद में हमें ये समझ में आया कि इसके कुछ मैकेनिज्म्स है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जो होते हैं ये सलाइन कंडीशन में जो रेजिस्टेंट प्लांट है वो कुछ साल्ट से बचते नहीं है, बल्कि जो साल्ट को अपने अंदर लेते हैं और फिर जो है डिफरेंट मैकेनिज्म के थ्रू, जैसे कि एक्यूमुलेशन ऑफ साल्ट है, सिक्रीशन ऑफ साल्ट है, इन मैकेनिज्म के थ्रू जो है वो साल्ट वाली कंडीशन में सर्वाइव करते हैं। तो ये था हेलोफाइट प्लांट्स। ये आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें, और फिर हम मिलेंगे नए वीडियो के साथ। इसी के साथ में थैंक यू, बाय बाय।